हेलो बच्चों, तो वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। आज की क्लास में हम देखते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज की हेडिंग डालते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चलो, तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी जिंदगी कभी भी शुरू होती है तो एक सेल से शुरू होती है। एनीथिंग लेस देन अ सेल डज नॉट एंश्योर्स द इंडिपेंडेंट लिविंग। तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक में ही नाम है द यूनिट ऑफ लाइफ। सो व्हाट इज द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट for a living entity to be called living। किसी इंसान के या किसी ऑर्गेनिज्म के जिंदा होने का प्रमाण है हमारा सेल। ठीक है, अब ये थोड़ा देखते हैं कि सेल की कहानी शुरू कहाँ से हुई, किसने करी, कैसे हुई। तो सबसे पहला सेल जो डिस्कवर किया गया था वो किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक इन 1665 उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ना सबसे पहले एक कॉर्क सेल ऑब्जर्व किया था। कॉर्क सेल क्या होता है? कुछ हेक्सागोनल शेप के ऐसे सेल्स होते हैं जो आपस में मिलके कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। कॉर्क, सबसे पहले कॉर्क होता क्या है बच्चों? कॉर्क होता है एक ऐसे छोटे ऑर्गेनील्स था न्यूक्लियस, ऑर्गेनील्स, न्यूक्लियस। तो कॉर्क हमारे बोतल के जो ढक्कन होते थे, हमारे जो लेबोरेटरीज में ग्लासवेयर होते हैं उनके ऊपर लगाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कॉर्क होता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो सेल ऑब्जर्व किया वो कॉर्क सेल में किया। उसके बाद लेटर स्टेजेस में जैसे जैसे माइक्रोस्कोप आया या फिर और अच्छे अच्छे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आए समय के साथ, वैसे वैसे डिस्कवरीज और ज़्यादा बढ़ी इस फील्ड में। और उसके बाद हमने इसको डेडिकेटेड एक नाम दे दिया, द स्टडी ऑफ सेल बायोलॉजी इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ सेल को या सेल बायोलॉजी की स्टडी को हम साइटोलॉजी का भी नाम देते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी का नाम दे दिया। अब सबसे पहली लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी? एवी ल्यूवेनहॉक ने। ये थोड़ी सी हिस्ट्री है जो हम सेल के बारे में जानेंगे सेल के बारे में पढ़ने से पहले, सो दैट हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ें क्लियर रहें कि ये कंसेप्ट या ये साइंस शुरू कहाँ से हुई है, सेल बायोलॉजी की। तो द फर्स्ट लिविंग सेल, द फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by A.V. ल्यूवेनहॉक। अच्छा, इन्होंने सबसे पहली लिविंग सेल की आइडेंटिफिकेशन करी जो कि एक बैक्टीरियल सेल था। लिविंग सेल्स तो खैर सारे ही सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, लेकिन इन्होंने बैक्टीरियल सेल्स पे काम किया था। उसके बाद एक और महाशय आए 1831 में जिनका नाम था रॉबर्ट
ब्राउन, इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने 1831 में आके दे दिया न्यूक्लियस का कंसेप्ट कि सेल में एक ऐसा ऑर्गेनील प्रेजेंट है जो सेल के सारे फंक्शंस को, सारी जेनेटिक मेटाबॉलिज्म को या फिर सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, उस सेल के अंदर बैठ के उस पूरे सेल को जिंदा रख रहा है या चला रहा है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने हमारे 1831 में दे दिया था न्यूक्लियस का कंसेप्ट, न्यूक्लियस की खोज कर दी थी। तो ये तो हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सेल के बारे में, उसकी डिस्कवरी के बारे में, उससे जुड़े साइंटिस्ट के बारे में और उनके इन्वेंशंस के बारे में। अब हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे कि सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी दी किसने, सेल थ्योरी कहती क्या है। तो लेट्स डिस्कस फर्दर द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट हेडिंग, सेल थ्योरी। अच्छा बच्चों, तो सेल थ्योरी के अंडर हमारे दो साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। पहले साइंटिस्ट थे जर्मन ओरिजिन के जिनका नाम था शेल्डन, जो कि बॉटनिस्ट थे, और दूसरे साइंटिस्ट थे श्वान, एक ब्रिटिश ओरिजिन के साइंटिस्ट जो कि एक ज़ूलॉजिस्ट थे। तो इनकी बातें करते हैं कि इन्होंने क्या कहा सेल थ्योरी के अंदर, क्या डिस्कवर किया या क्या बातें करी सेल के बारे में। तो द फर्स्ट साइंटिस्ट इज इतिहास शेल्डन। In 1838 the botanist, the German botanist, ये जर्मन ओरिजिन के थे, इन्होंने बीइंग अ बॉटनिस्ट प्लांट सेल की बात करी थी कि प्लांट सेल के ऊपर कैसी कवरिंग है, प्लांट सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं, या ओवरऑल प्लांट सेल कैसे प्रोटेक्टेड रहता है, कैसे काम करता है। तो इस थ्योरीज एंड डिस्कवरीज was based on प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल की बात कर दी हमारे मैथियास शेल्डन ने 1838 में, सॉरी। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट आए वो थे एक जूलॉजिस्ट जिनका नाम था थियोडोर श्वान। ये आए 1839 में। इन्होंने अपना, ये एक जूलॉजिस्ट थे, सो इन्होंने बात करी किसकी, एनिमल सेल की, एनिमल सेल की। अच्छा, एक चीज़ और एनसीईआरटी में मेंशन है कि हमारे श्वान साहब ने उस टाइम एनिमल सेल की बात करी तो करी, उसी समय उन्होंने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की बात भी कर दी थी जो कि लेटर स्टेजेस में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाई। सो he stated about the cell covering which in later stages called as cell membrane। सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इन दोनों की थ्योरीज अच्छी थी उस समय के हिसाब से, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव थी उस समय के हिसाब से, लेकिन लेटर स्टेजेस में इन थ्योरीज को पूरी तरीके से समझाने का काम जो करा वो करा रुडोल्फ वर्चो ने। उन्होंने सेल थ्योरी को एक एंडिंग दिया क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट के पास
हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो थी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी, लेकिन इनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि सेल आती कहाँ से है, जो नई सेल जनरेट होती है वो कहाँ से आती है। तो फिर रुडोल्फ वर्चो साहब ने 1855 में आके उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने उस समय अपना एक कंसेप्ट दिया, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। चलो रुडोल्फ वर्चो के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। तो रुडोल्फ वर्चो कौन थे? इन्होंने ही मॉडिफाइड दी सेल थ्योरी and gave a conclusion to the cell theory। इन्होंने कंसेप्ट दिया ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब हो गया दी ईच एंड एवरी सेल केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। द सेल्स केम फ्रॉम pre-existing cell। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके सेल थ्योरी को एक फाइनल कंक्लूजन, फाइनल एंडिंग मिली, जिसकी वजह से हमारी सेल थ्योरी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकी, हमारी सेल डिस्कवरीज, हमारे न्यूक्लियस, हमारी सेल की स्टडी और ज़्यादा एडवांस लेवल पे जा सकी। और इन सब के पीछे रीज़न था डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप समय के साथ उसकी डिस्कवरी हुई और उसने और ज़्यादा एडवांस लेवल पे हमें स्टडी करने में हेल्प करा सेल और उसके स्ट्रक्चर्स, उसके ऑर्गेनेल्स, उसके अंदर के प्रेजेंट कंटेंट, उसका न्यूक्लियस, उसके साइटोप्लाज्म के बारे में। ओके, तो रुडोल्फ वर्चो की स्टोरी हमने देख ली। अब हम ये देखते हैं बच्चों कि हमारे सेल्स होते कितने टाइप के हैं। तो हमारे सेल्स बेसिकली 2 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? सेल्स आर डिवाइडेड इनटू यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर सेल्स। अच्छा, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में फ़र्क क्या होता है? जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब होता है 1, सेल्युलर का मतलब होता है सेल। 1 celled और single celled organisms are known as unicellular organisms. These are the single celled organisms. Single celled organisms. अच्छा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है? सिंगल सेल और ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल प्रेजेंट होती है जो कि सारे बॉडी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर इस और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सिंक्रोनस होते हैं, मतलब जो दोनों पैरेलली चल रहे होते हैं। जैसे ही ग्रोथ होती है वैसे ही ऑर्गेनिज्म 2 हिस्सों में डिवाइड होके रिप्रोड्यूस कर लेता है। फिर ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा, ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा, ऐसे अपने नंबर्स बढ़ाते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर अमीबा, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसकी एक सेल सारे फंक्शंस प्रोवाइड करा रही है, सारे ऑर्गेनील्स के फंक्शंस को कर रही है सिर्फ और सिर्फ अकेले। ठीक है,
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टी क्या है, मेनी। नाम से पता करेंगे हम कि इनका फंक्शन या ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये कहना क्या चाहती हैं। मल्टी सेल्यूलर स्टैंड्स फॉर मल्टी सेल्ड, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स बनते कैसे हैं बच्चों? मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स तब बनेंगे जब एक एक सेल आपस में इंटरेक्ट करेगा, फिर वो टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा, फिर टिश्यू आपस में इंटरेक्ट करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरेक्ट करके या कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, मैंने यहाँ एक टर्म बोला है इंटरैक्शन, तो हमें इससे समझना क्या है? हमें इससे ये समझना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जो भी फॉर्म हो रहा है मल्टी सेल्यूलर, वो कभी भी सेल के प्रॉपर्टीज़ या सेल के अंदर प्रेजेंट हो रही एक्टिविटीज़ के इंटरेक्शन से नहीं हो रहा, बल्कि दो सेल के इंटरैक्शन से हो रहा है। क्योंकि टिश्यू फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है बच्चों, टिश्यू फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी सेल्स के इंटरैक्शन से आती है। इट इज अ सेल will interact with another cell forming the tissue. Tissue interacts to form organ. Organ interacts to form organ system. And organ system will form a complete organism. अच्छा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस टर्म का मतलब क्या है, ये हमने समझ लिया है। इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद को रख लो, ह्यूमन बीइंग्स। चलो, ये तो हो गया बच्चों, ये हमारे हो गए यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन। अब हम देखते हैं हमारे सेल्स होते किस किस टाइप के हैं। हमारे सेल्स दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि नाम से पता चलता है थोड़े प्रिमिटिव हैं, थोड़े पहले के सेल्स हैं, थोड़े लो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले सेल्स हैं। मतलब इसमें सेल ऑर्गेनील्स काफ़ी अरेंज्ड वे में या मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा। स्टडी करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, पता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो सोल मेंबर है वो बैक्टीरिया है। मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज मतलब लगभग सारे बैक्टीरियाज प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंडर ही लाई करते हैं। The bacterias are the sole members of the prokaryotic cell. Prokaryotic cell. अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल को थोड़ा स्प्लिट करके देखें। प्रो का मतलब क्या है? प्रो स्टैंड्स फॉर प्रिमिटिव। कैरियन या कैरियोटिक स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो मतलब इनके अंदर प्रॉपर वेल एनवलप्ड या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। व्हेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल भी नेकेड होगा, तो ये थोड़ी प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हैं, पहले के ऑर्गेनिजम्स में या लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाने वाले सेल्स हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियाज आर दी बैक्टीरियाज आर दी सोल मेंबर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है,
आगे स्टोरी देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। प्रोकैरियोटिक सेल बना के देखते हैं, एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल बना के देखते हैं। ओके, तो एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल कैसा दिखता है बच्चों? लेट्स सी, एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल ऐसा दिखता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी नहीं प्रेजेंट होंगे, लेकिन हाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास हैं जो बहुत अच्छे हैं यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले। तो लेट्स सी क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले प्रेजेंट होगा एक पॉलीसोम। ठीक है, जो कि होता है 70S। इसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? एक इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जो कि हमने प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात करी थी, जो कि एनवेलप्ड नहीं होगा या मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगा। तो लेट्स सी हाउ इट लुक्स। ये हो गया हमारा इंसिपिएंट न्यूक्लियस। और क्या प्रेजेंट होगा? इनमें प्रेजेंट होंगी इंक्लूजन बॉडीज। अभी एक एक करके सबके फंक्शंस देखेंगे हम, सबके फंक्शंस लिखेंगे भी, देखेंगे भी और समझेंगे भी। ये हो गई इंक्लूजन बॉडीज। और क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हम बैक्टीरियल सेल की प्रॉपर स्टडी करेंगे, जिससे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में थोड़ा और अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, हमारा जो विजन है, हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर आउट होगा। ये हो गए हमारे गैस वैक्यूल्स। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, मीजोजोम। मीजोजोम्स क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स होती हैं कुछ ऐसी इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं बैक्टीरियल सेल में, या बोलें प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट रब करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है हमारे? देखो, हम ना काउंटिंग्स पे याद रखेंगे चीज़ें। कैसे? हमारे ऑर्गेनील्स मैं कितने टाइप की चीज़ें दिखाऊंगा अभी इस स्ट्रक्चर में? 7 टाइप की चीज़ें। पॉलीजोम फर्स्ट, इंसिपिएंट न्यूक्लियस सेकंड, इंक्लूजन बॉडीज थर्ड, गैस वैक्यूल्स फोर्थ, और ये हो गया हमारा मीजोजोम फिफ्थ। इसके अलावा और 2 स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये बनाया मैंने प्लाज्मिड के बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा क्यों, बहुत डिस्कस करेंगे प्लाज्मिड्स के बारे में। ये हो गया हमारा प्लाज्मिड्स, और ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं यहाँ, इसको मैं नाम दूंगा क्रोमेटोफोर। ठीक है बच्चों, ये सारी अंदर की ऑर्गेनील्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम थोड़े बाहर के स्ट्रक्चर्स ऐड ऑन करेंगे इस बैक्टीरियल सेल में। इसको क्या नाम देंगे? टिपिकल बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट बाहर के कुछ आउट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इसको बनाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, और अंदर का मैं मार्क करता हूं सेल मेम्ब्रेन से। ये है सेल वॉल। सबसे बड़ी देखो, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में, प्लांट्स में जाके सेल वॉल प्रेजेंट होती है, पर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट है, एक प्रोकैरियोटिक सेल में।
तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन हमारे एनिमल सेल में कहीं भी मेंशन नहीं रहता है कि हमारी सेल वॉल प्रेजेंट है, या ये चीज़ होती ही नहीं है हमारे एनिमल सेल में, लेकिन हमारे बैक्टीरियल सेल में ये चीज़ ज़रूर है। ठीक है, चलो फटाफट लेबलिंग कर लेते हैं सारे स्ट्रक्चर्स की, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे और हम एक एक स्ट्रक्चर को पकड़ के समझेंगे। ओके, इसको हमने क्या नाम दिया था? पॉलीजोम्स। पॉलीजोम, ये क्या हो गया? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इनको हमने क्या नाम दिया था? इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, ये क्या हो गए हमारे? गैस वैक्यूल्स। एंड दीज आर कॉल्ड एज मेसोसोम्स। मेसोसोम्स। हम एक एक करके अभी सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी हम लिख रहे हैं ये सब समझेंगे हम एक एक करके। अभी हम पहले लेबलिंग कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, फिर एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। इसको मैंने नाम दिया ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, ये हो गई हमारी सेल वॉल, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मिड। ये हो गया हमारा क्रोमेटोफोर। अच्छा, कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं टिपिकल बैक्टीरियल सेल में बच्चों। सरफेस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जो कि लोकोमोशन जैसे, कॉन्जुगेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे, या फिर अटैचमेंट जैसे फंक्शंस में मदद करते हैं इन बैक्टीरियाज को। ज़रा हम उनको भी बना के देखते हैं, वो कैसे दिखते हैं हमारे सरफेस स्ट्रक्चर्स। ओके, यहाँ पे एक फ्लैजेला, ठीक है, यहाँ पे हमने बना दिया एक पिलाई, और फिर यहाँ पे हमने बना दी कुछ फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए, ठीक है, इसको क्या मेंशन किया था? फ्लैजेला। तो ये हमारी एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल ऐसी दिखती है जिसमें ये सारे ऑर्गेनील साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं न्यूक्लियस या सेल ऑर्गेनील्स। लेकिन ये सारे फंक्शंस जो एक प्लांट सेल या एक एनिमल सेल कर रहा है वो ये भी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, यूज़ ऑफ एनर्जी भी कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो यही सारे तो सेल ऑर्गेनील्स हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं ये सारे फंक्शंस करने में। तो देखते हैं एक एक करके, हम समझेंगे इन सब का यूज़, इन सारे ऑर्गेनील्स का, इन सारे स्ट्रक्चर्स का यूज़ देखा था हमने। हेडिंग देते हैं अ टिपिकल बैक्टीरियल सेल। हमने सरफेस स्ट्रक्चर्स देख लिए, अब हम देखेंगे क्या? उसके अंदर के पहले पॉलीजोम को। तो बच्चों पॉलीजोम क्या होता है? पॉलीजोम बनता है राइबोसोम्स के आरएनए के साथ जुड़ने से। द कॉम्बिनेशन ऑफ
RNA when attached to the राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कौन से टाइप के? 70S। 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, हम इस S के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा, इस S के बारे में पढ़ेंगे कब? जब हम जाएंगे राइबोसोम्स में, ठीक है। तो पहला हो गया पॉलीसोम। व्हाट वाज द सेकंड स्ट्रक्चर बच्चों? सेकंड स्ट्रक्चर था हमारा इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये क्या करेगा? जेनेटिक मटेरियल को होल्ड करके रखेगा। न्यूक्लियस का यही काम होता है। लेकिन क्या होगा जेनेटिक मटेरियल? जेनेटिक मटेरियल होगा नेकेड। क्यों? क्योंकि नेकेड जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसमें क्या नहीं प्रेजेंट होगा? नो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि कौन सी सेल है ये? प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल होगा नेकेड, ठीक है, जो कि एक न्यूक्लियस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? थर्ड वाज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज कुछ नहीं करती हैं। इंक्लूजन बॉडीज बस स्टोरेज के काम आती हैं। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड ऑल के काम आती हैं, स्टोरेज के काम आती हैं इंक्लूजन बॉडीज, और उनका कुछ खास काम नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गैस वैक्यूल्स। फोर्थ वन आर गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स का क्या काम होता है बच्चों? गैस वैक्यूल्स क्या करते हैं? बायंसी प्रोवाइड कराते हैं, बैक्टीरिया को बायंसी प्रोवाइड कराते हैं। और वो बायंसी किस काम आती है? उसको बैक्टीरिया को कहीं फ्लोट करना है, पानी में फ्लोट करना है। बैक्टीरिया लिक्विड सरफेस में गया, लिक्विड एनवायरनमेंट में गया, तो वो फ्लोट करेगा। और फ्लोट किसकी वजह से करेगा? गैस वैक्यूल्स की वजह से, जो क्या प्रोवाइड करा रही है उसे? बायंसी। फ्लोट इन अ लिक्विड एनवायरनमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा स्ट्रक्चर था? मीजोजोम्स। अच्छा, मीजोजोम ना बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे बैक्टीरियल सेल का। मीजोजोम्स क्या होता है? एक तो मीजोजोम्स ना काम वही करता है जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है एक यूकैरियोटिक सेल में। तो दीज आर एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या फंक्शंस होते हैं मीजोजोम्स के? एक तो सरफेस एरिया बढ़ा देगा, सरफेस एरिया में काम करेगा। दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सारे काम हमारे यूकैरियोटिक सेल में कौन करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो काम करता है वो काम यहाँ पे मीजोजोम्स करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है यूकैरियोटिक सेल का, और इसीलिए मीजोजोम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। जो फंक्शंस वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है वही फंक्शंस यहाँ मीजोजोम कर रहा है। एनालॉगस टू द मीजोजोम्स लिखा हुआ है मैंने, ओके। इसके बाद हम जो ऑर्गेनील देखेंगे वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में आपने सुना होगा, ओके। एक चीज़ और बच्चों, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जिसको हमने नेकेड जेनेटिक मटेरियल तो बोल दिया, नेकेड जेनेटिक मटेरियल। लेकिन एक चीज़ और इसके बारे में ध्यान रखने लायक है,
वो है कि जो हमारा इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, एक तो सिंगल प्रेजेंट होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, ये याद रखने वाली बात है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मेसोसोम्स के बाद हमें देखना है प्लाज्मिड्स। अच्छा, प्लाज्मिड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियल सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? कि प्लाज्मिड्स एक तो सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होते हैं। दूसरा, ये क्या काम करते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है इनके पास, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जो कि इनकी हेल्प करता है इन्हें प्रोटेक्ट करने में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसा कि नाम से चल रहा है, एंटीबायोटिक से प्रिवेंट करता है, रेजिस्ट करता है, उससे बचाता है, इनको ख़त्म होने से बचाता है। तो प्लाज्मिड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जो कि जब हम कोई भी सेल ट्रांसफ़र करते हैं, एनिमल सेल ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस केस में भी प्लाज्मिड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लाज्मिड क्या करता है कि जब कोई टेस्टिंग करनी होती है जेनेटिक लेवल पे, हमें जब टेस्टिंग करनी होती है ना, जेनेटिक स्टडीज़ में जब हमें टेस्टिंग करनी होती है, तो हम टेस्टिंग जब कोई जीन ट्रांसफ़र करना होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं प्लाज्मिड्स यूज़ करते हैं। और इस वजह से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जेनेटिक स्टडी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये बैक्टीरियाज को तो बेनिफिट कर ही रहा है, प्लस ये ह्यूमंस को भी बेनिफिट कर रहा है बहुत सारे रिसर्चेज में और बहुत सारी स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल में, और हमारे बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स में, इन्वेंशंस में, और हमारी नई नई दवाइयों की खोज में, या फिर हमें जब टेस्टिंग करनी होती है या कोई जीन ट्रांसफ़र करके देखना होता है किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इन केस ऑफ एनिमल्स, देन वी यूज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर प्लाज्मिड। ओके, ठीक है। What is the next? Comes is, last but not least, is chromatophore. ये वही काम करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट करते हैं। दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल में, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? उनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिमिलरली ये भी पिगमेंट होल्डिंग ऑर्गेनील्स हैं बैक्टीरियल सेल में, पिगमेंट होल्डिंग ऑर्गेनील्स। अच्छा, पिगमेंट होल्डिंग ऑर्गेनील्स हैं। और हमने देखा हायर प्लांट्स का भी एक बहुत बड़ा फीचर है फोटोसिंथेसिस, और वो बैक्टीरियल सेल में भी हो रहा है। तो मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रिमिटिव कहलाए हैं भले से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनमें ऐसी हो रही हैं जो यूकैरियोट से सिमिलर हैं। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इन बैक्टीरियल सेल, राइट? चलो, ये तो हमने देख लिया एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से ऑर्गेनील्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उनके काम क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। हमने एक रफ आइडिया ले लिया है एक बैक्टीरियल सेल का, एक प्रोकैरियोटिक सेल का। थोड़ा सा हम बैक्टीरियाज का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उनका शेप देख लेते हैं, उनकी ग्राम स्टेनिंग देख लेते हैं, थोड़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम सीधा यूकैरियोटिक सेल्स पे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेल वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे, राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सेंट्रियोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फ्लैजिला और सीलिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव फर्दर टू दी
क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बच्चों मैं बैक्टीरिया को ना क्लासिफाई करता हूं सबसे पहले शेप के बेसिस पे। लेट्स सी, on the basis of shape, gram staining and nutrition। चलो कितने शेप के, कितने तरह के शेप्स होते हैं हमारे बैक्टीरियाज में बच्चों? हमारे बैक्टीरियाज में 4 तरह के शेप होते हैं। पहला है बैसिलस, जो कि रॉड शेप है। नेक्स्ट है स्पाइरिलियम। अभी मैं इन सब के आपको डायग्राम्स भी बना के दिखाऊंगा। अभी जस्ट आप शेप लिख लो, फिर मैं इसके बाद इनके डायग्राम्स बना के आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली कैसे दिखते हैं बैक्टीरियाज इन शेप्स में। नेक्स्ट इज कोकाई या स्फेरिकल। एंड लास्ट विब्रियो, कॉमा शेप्ड। चलो देखते हैं सारे शेप्स बनते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं ये शेप्स। बैसिलस जो कि रॉड शेप है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा बैसिलस। ओके यस। स्पाइरिलियम कैसा दिखेगा? स्पाइरिलियम ना सिर्फ ऐसे अजीब से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जिनके एंड्स पे ऐसे कुछ एक्सटीरियर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी पे। और जो कोकाई होते हैं हमारे छोटे 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 मोतियाँ, देखिए मोतियों जैसे शेप के गोल 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 ऐसे होते हैं, ये हैं कोकाई, छोटे छोटे स्फेरिकल बैक्टीरियाज। ठीक है। विब्रियो आर दी नथिंग बट कॉमा शेप्ड, ऐसा कॉमा जैसा लग रहा है ना। तो ये हो गए विब्रियो। ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गए शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया। ऐसे 4 शेप हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें। इसके बाद देखते हैं हम ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में तो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन पहले हम एक बार क्लासिफिकेशन अपना पूरा कर लेते हैं। न्यूट्रिशन को भी देख लेते हैं, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन को, उसके बाद हम चलते हैं। तो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन होते हैं एक तो ऑटोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि इनके पास भी तो पिगमेंट्स प्रेजेंट थे ना जो कि फोटोसिंथेसिस कराते थे, तो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। सेकेंड हो गया सिम्बायोटिक। जैसा कि हमारे लाइकेंस में होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में, लाइकेंस में होता है, एल्गी और फंगाई एक साथ रहते हैं, क्लोज कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे ही सिम्बायोटिक। और द लास्ट इज हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक में कौन कौन से जाते हैं हमारे? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे पहले जाएंगे पैथोजेनिक, पैरासाइटिक, एंड कौन? सैप्रोफाइटिक।
विच लिव्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। बैक्टीरियाज को हमने 3 बेसिस पे क्लासीफाई किया है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 शेप होते हैं, बैसिलस, पायरिलियम, कोकाई, विब्रियो। ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे हमने ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव करा। न्यूट्रिशन के बेसिस पे ऑटोट्रॉफ, सिम्बायोटिक, हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ में पैथोजेनिक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बच्चों। क्या होता है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव? ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग में हमारे ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है। पेप्टिडोग्लाइकन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बहुत मोटी लेयर होती है इनके पास, जिस ऑलमोस्ट 50 से 60% थिक लेयर होती है इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की। और जैसे ही ये लोग क्रिस्टल वायलेट डाई में एक्सपोज आउट होते हैं, इनकी वॉल्स ना कलर चेंज करके पर्पल कलर दे देती है, वायलेट कलर दे देती है, पर्पल कलर, ठीक है। और ये ही कलरिंग बताती है प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है ना बच्चों। लेकिन जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में ना जो ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है बहुत पतली होती है, बहुत थिन लेयर होती है, थिन लेयर ऑफ अप टू 10%, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं, 10% पेप्टिडोग्लाइकन जब ये क्रिस्टल वायलेट में एक्सपोज आउट होते हैं, क्रिस्टल वायलेट डाई में, तो ये कलर नहीं देते, दे विल नॉट गिव एनी कलर, है ना, क्योंकि इनके वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं प्रेजेंट होता। तो यही होती है ग्राम स्टेनिंग, जिसके बेसिस पे हमने बैक्टीरियाज को क्लासिफाई किया था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज को, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात आज प्रोकैरियोटिक सेल की, बैक्टीरियल सेल की। हमने क्या क्या पढ़ा, बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये हमने देखा एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल दिखती कैसी है, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनील्स होते हैं, न्यूक्लियस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल जो हमारा प्रेजेंट होता है वो नेकेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है सिंगल, और प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है हमारा इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और मिजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। मिजोजोम्स वही करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में, और एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ऐसे ही क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो एनालॉगस टू क्लोरोप्लास्ट, एनालॉगस टू क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दीज आर एनालॉगस टू क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे एनालॉगस टू क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं, जो कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जाके पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल वॉल देखेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल देखेंगे, उनमें डिफरेंस देखेंगे। कुछ ऑर्गेनील्स ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल में नहीं होते, और कुछ ऑर्गेनील्स ऐसे भी हैं जो एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं बट प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है। तो हम ऐसे ऑर्गेनील्स के बारे में भी देखेंगे, हम सेंट्रियोल्स के बारे में देखेंगे, सेल वॉल देखेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम देखेंगे, जिसमें कि हमारे 4 ऑर्गेनील्स कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम्स। इनको देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे, राइबोसोम्स को देखेंगे। ओके,
थैंक यू।